मुशर्रफ साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जी नमस्ते। मुशर्रफ साहब, शुरू यहाँ से करते हैं। जो आपने किताब लिखी थी हु किल्ड करकरे, जिसकी अभी भी बहुत चर्चा होती है, अलग अलग जबानों में उसको ट्रांसलेट भी किया गया। क्योंकि जी 26/11 के हमले में हेमंत करकरे शहीद हुए। थोड़ा सा उस किताब हाँ। की वाकफियत अगर देना चाहें थोड़े लफ्जों में हमारे लिसनर्स को, जिन्होंने अभी तक उसको नहीं पढ़ा, किताब के बारे में क्या बताना चाहेंगे, उसका जो। देखा क्या था, करकरे साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मालेगांव 2008 का जो ब्लास्ट था, उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उसके पहले जो इन्वेस्टिगेशन रहे थे बम ब्लास्ट के, उसमें हर केस में मुस्लिम यूथ को उसमें अरेस्ट किया गया था। और सिर्फ उनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उनके रिकॉर्ड पर चार्जशीट भेजे गए थे। उनके खिलाफ कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं था। हम्म। माले जब करकरे जी ने चार्ज ले लिया एटीएस महाराष्ट्र का, उसके बाद मालेगांव 2008 का ब्लास्ट हो गया। हम्म। तो जो आईबी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, हम्म। वो क्या करती थी पहले ब्लास्ट के समय, हम्म। उनको इंटेलिजेंस देती थी, झूठा इंटेलिजेंस देती थी। और उसके आधार पर वो झूठा इन्वेस्टिगेशन वो एटीएस वाले करते थे, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। करकरे को भी ऐसा उन्होंने टिप ऑफ दे दिए, कुछ इंटेलिजेंस दे दिया। लेकिन करकरे नहीं माने। वो बोले कि भाई, मुझे जब तक सबूत नहीं मिलता मैं किसे अरेस्ट नहीं करूंगा। हम्म। तो उन्होंने प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की तरह बहुत ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली हम्म। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हम्म। हम्म। और फिर जब उन्होंने हम्म। शुरुआत की हम्म। स्पॉट से, हम्म। जिसे सीन ऑफ ऑफेंस से क्रिमिनल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहां से, तो हम्म। वहां उनको एक बाइक मिली, हम्म। टू व्हीलर। और उनका उसका इंस्पेक्शन करने के बाद उनको ऐसा हम्म। पता चला कि हम्म। उसी बाइक पर हम्म। आरडीएक्स लगा हुआ था। हम्म। तो फिर उन्होंने वहां वो मोटर बाइक से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। और तो उसका ओनर कौन है ये ढूंढने की उन्होंने बहुत कोशिश की। वो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उन्होंने उसका नंबर तो बदला था, उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी बदला था। इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करके और वो मोटरसाइकिल के जो मैन्युफैक्चरर थे उनकी मदद से उसके ओनर को ढूंढा। हम्म। वो ओनर थे प्रज्ञा प्रज्ञा सिंह ठाकुर। हम्म। तो उन्होंने उनको अरेस्ट किया। हम्म। उन्हें अरेस्ट करने के बाद वो कभी भी सोचती नहीं थी कि मैं कभी अरेस्ट हो जाऊंगी। हम्म। तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनको शॉक लगा। और उन्होंने डर के मारे पूरा सच बयान किया। तो उनके बयान के बाद करकरे साहब ने 11 लोगों को अरेस्ट किया, हम्म। जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे, मेजर रिटायर्ड मेजर उपाध्याय, रमेश उपाध्याय थे, दयानंद पांडे जो खुद को शंकराचार्य समझते थे वो थे, हम्म। समीर समीर कुलकर्णी, ऐसे जो लोग थे। हम्म। इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर छोड़ दिए तो बाकी सब लोग ब्राह्मण थे। हम्म। ऐसे 11 लोगों को अरेस्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर उन्होंने क्या की होगी, तो उनको ये पता चला कि इनके पास कुछ लैपटॉप्स हैं और लैपटॉप्स में काफी इंफॉर्मेशन है। हम्म। तो उन्होंने कर्नल पुरोहित के पास से एक और दयानंद पांडे के पास से दो लैपटॉप हम्म। जब्त किए, हस्तगत किए। हम्म। जब उन्होंने वो लैपटॉप देखा तो उसमें काफी इंफॉर्मेशन थी। हम्म। जो कर्नल पुरोहित के लैपटॉप थे, उसमें हम्म। अभिनव भारत नाम के एक संगठन की पूरी इंफॉर्मेशन थी। हम्म। और दयानंद पांडे के पास से जो दो लैपटॉप मिले, उसमें अभिनव भारत के जो देश भर में मीटिंग्स हुए थे, वो मीटिंग के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स थे। हम्म। जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग्स देखे
तो करकरे साहब तो उनको शॉक लगा, ही वॉज सरप्राइज हम्म। कि उसमें उनको ऐसा पता चला कि अभिनव भारत नाम का एक संगठन 2000 2002 2003 के दरमियान शुरू हुआ है, और उसका गठन जो हार्डकोर ब्राह्मण होते हैं वो हार्डकोर ब्राह्मण ने किया है। हम्म। और जब वो लैपटॉप उन्होंने देखने शुरू किया तो उनको ये पता चला कि उनका मेन उद्देश्य जो था वो इस देश का जो संविधान है हम्म। उसे तोड़ डालना, यहाँ की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे भी उल्टा खत्म करना, हम्म। और उसके जगह वेदों पर और स्मृति पर आधारित आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र, आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणवादी राष्ट्र का निर्माण करना, ये उद्देश्य था। ये उसमें क्लियर उन्होंने हम्म। उनके मीटिंग में बोला था। और ये विचार के जो भी देश भर में लोग थे हम्म। उनके करीब 20 मीटिंग्स उन्होंने लिए थे। वो मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जम्मू में हुई थी, फरीदाबाद में हुई थी, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, पूना, नासिक, देवलाली, ऐसे काफी जगह मीटिंग हुई थी। और सबसे बड़ी बात, ये जो दयानंद पांडे थे इनको एक आदत थी कि वो मीटिंग्स का एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे। हम्म। तो इन्होंने सब मीटिंग्स का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। हम्म। तो वो सब रिकॉर्डिंग इनको मिल गया। वो सबसे बड़ा ये था, एविडेंस था। तो उससे पता चला कि इनका जो उद्देश्य है, एक संविधान को तोड़ना और यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसे खत्म करना और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, ये वो समझे कि ये बहुत बड़ी बात है, अपना काम नहीं है। तो उन्होंने फॉरेन कंट्री की मदद लेने का भी प्रयत्न किया। तो उन्होंने इजराइल, नेपाल, इनसे संपर्क करते थे और उनकी मदद लेने का उनसे प्रॉमिस लेते थे। हम्म। वो मीटिंग्स में उन्होंने डिस्कस किया है। हम्म। फिर नागा जो रिबेल्स हैं, नागा रिबेल के जो उनका रिबेल गवर्नमेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट, उसके साथ उन्होंने सांठगांठ की। हम्म। और उनके साथ उन्होंने ऐसा एक एग्रीमेंट किया कि वो हिंदू राष्ट्र को मदद करेंगे और इनके नागा जो गवर्नमेंट है उससे मदद करेंगे। हम्म। इसी तरह से इनका ये बहुत बड़ा काम था। और इसलिए वो क्या करते थे, अगर ये करना है तो देश में इंस्टेबिलिटी लाना चाहिए। तो ये करने के लिए वो देश भर में बम ब्लास्ट करते थे। ये बम ब्लास्ट के लिए जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे, ये आर्मी की इंटेलिजेंस में थे। हम्म। उनके काफी पैमाने पर उनको आरडीएक्स मिलती थी। तो वो आरडीएक्स वो वहां से लाते और देश भर के जो ब्राह्मण्यवादी टेररिस्ट संगठन है उनको देते, और उनको शॉर्ट टर्म एक ट्रेनिंग देके उनको बम धमाके करने लगाते। इस तरह ये जो बम धमाके होते थे, ये सब बम धमाके इन लोगों ने किए थे। हम्म। ये सब करकरे के ध्यान में आने के बाद करकर ने सिर्फ मालेगांव 2008 का ही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, वो पहले जो पुराने थे जिसमें मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया था उसका भी वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने लगे, उसमें भी घुसने लगे। तो इससे ये सब जो ब्राह्मणवादी संगठन थे, ये जो अपने आईबी थी, आईबी एक पूरी तरह ब्राह्मणों ने कंट्रोल किया हुआ एक संगठन ये है। इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसे पूरी तरह ब्राह्मणवाद ने कंट्रोल किया है। समझ लो कि वो ब्राह्मण का ही एक संगठन है। हम्म। तो ये सब लोग, आईबी के लोग या ब्राह्मणवादी संगठन जो अभिनव अभिनव भारत है, आरएसएस है, ये सब डर गए। अगर करकरे इस तरह इन्वेस्टिगेशन पूरा करने लगे और उन्होंने पूरा सच बाहर निकाला, तो उनको डर लगने लगा कि फिर ये जो अपना आज तक बनाया हुआ ब्राह्मण्यवाद का जो देशभक्ति का झंडा है
वो गिर जाएगा। और ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था का जो एक एक बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, किमला जो बनाया है, वो गिर जाएगा और अपनी बदनामी हो जाएगी। और आज तक जिसे लोग देशभक्त समझते थे, वो सब देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। और वो बहुत बहुत बड़ी साजिश के वो कर रहे हैं, ये लोगों के ध्यान में आएगा। हम्म। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि करकरे इसका पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करे। हम्म। तो इसलिए उन्होंने करकरे को अलग अलग तरह का प्रेशर उन पर लाना शुरू किया। उन पर पॉलिटिकल प्रेशर आया, फिर उन पर धार्मिक प्रेशर लेके आए, उनको टेम्पटेशन दिए कि भाई तुम्हें अच्छा हम पोस्टिंग देंगे और कुछ देंगे। अगर वो नहीं दबे तो फिर उन्होंने उनके घर लोग उनको और उनके घर के लोगों को मारने की धमकी दे दी। हम्म। इस हर तरह के प्रेशर लाए, पर करकरे इस किसी भी प्रेशर को नहीं दबे और उन्होंने अपना काम शुरू किया। हम्म। तो उससे उनको डर लगा कि अगर ये करकरे सुनने नहीं होंगे, ये तो सब बाहर निकालेंगे, अपना पूरा जो ये है पोल खोल होगी और दुनिया को अपनी सच्चाई समझ में आएगी। तो इसे अपने अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आखिर में उन्होंने डिसीजन लिया कि करकरे को मारना यही एक उस पर उपाय है। हम्म। तो इसलिए उन्होंने ये आईबी और ये जो ब्राह्मण्यवादी संगठन है, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि करकरे को किसी तरह मारना ही है। हम्म। उसका जब ये सब सोच रहे थे, उसी वक्त एक इंफॉर्मेशन ऐसी आई। ये ये जो सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ये अक्टूबर 2008 के अक्टूबर का एंड और नवंबर का पहला हाफ पार्ट जो है बोला, इस पार्ट में चला था उसी दरमियान। और जब ये उन्होंने डिसीजन ले लिया कि करकरे को मारना है, उसी दरमियान 18 नवंबर 2008 को एक इंफॉर्मेशन ऐसी आई कि पाकिस्तान की लश्कर ए तैयबा की एक बोट मुंबई के दो बड़े होटल पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। तो ये जो इंटेलिजेंस था, ये एक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने पिकअप किया। वो कुछ दूसरे काम के लिए उनको सर्वेलेंस कर रहे थे, उनको ये इंफॉर्मेशन मिली। तो उन्होंने इमीडिएटली इंडिया की जो रॉ है उसे वो इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई पाकिस्तान की एलईटी की एक बोट मुंबई के दो होटल पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। और उस वक्त उसके जो अक्षांश रेखांश थे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं, वो भी उनको बताए उन्होंने। और बोले वो अभी बोट कराची से 20-25 नॉटिकल माइल चली है। तो आप क्या करो, आप इमीडिएटली जो एक्शन लेना है वो ले लो। तो ये इंफॉर्मेशन रॉ को मिली। रॉ जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये इंटरनल मामले के लिए नहीं है, ये हम्म। एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, एक्सटर्नल बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके लिए ये एजेंसी है। हम्म। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो अपना मामला नहीं है, दिस इज नॉट आवर बेबी, तो ये आईबी का सब्जेक्ट है। तो उन्होंने दूसरे ही दिन यानी 19 नवंबर को आईबी को ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसी ऐसी एलईटी की बोर्ड मुंबई के दो होटल पर हमला करने के लिए आ रही है। और उसके अक्षांश रेखांश तब तक वो बदल चुके थे, जो बदले हुए अक्षांश रेखांश उन्होंने दे दिए। और बोले कि आप अभी 4-5 दिन लगेंगे उनको मुंबई पहुंचने, तब तक आप तैयारी में रहिए, ऐसा उन्होंने आईबी को बोल दिया। आईबी में कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने पहले ही सोचा था करकरे को मारना है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर मारना है तो हम ये जो अभी एलईटी का हमला हो रहा है उसका फायदा लेके हम करकरे को मार सकते हैं। इसलिए आईबी ने डिसाइड किया कि ये इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को हम भी नहीं देंगे,
और वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसके पानी से वो ये आ रही थी बोट, उसे हम्म। भी नहीं देंगे। हम्म। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को भी नहीं दी और वेस्टर्न नेवल कमांड को भी नहीं दी। हम्म। और उन्होंने वो इंफॉर्मेशन, ये जो अभिनव भारत और ब्राह्मणवादी संगठन के लोग जो करकरे को मारने का योजना कर रहे थे, उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी। फिर ये, और ऐसा डिसाइड किया कि, और दूसरी एक डेवलपमेंट इसमें हो गई कि जब रॉ ने आईबी को इंफॉर्मेशन दी, तो रॉ रॉ को कुछ थोड़ा शक आया हम्म। कि आईबी इसमें कुछ करेगी नहीं करेगी। इसलिए 21 नवंबर को, 21 नवंबर को उन्होंने और एडिशनल इंफॉर्मेशन आईबी को दे दी। ये रॉ ने भारतीय इंडियन जो मोबाइल कंपनीज हैं, उनके कुछ सिम कार्ड एलईटी के टेररिस्ट ने वो अपने इन्फॉर्मेंट्स के मार्फत प्लांट किए थे। हम्म। तो वो ऐसे 35 मोबाइल्स के नंबर्स उनके पास थे। हम्म। तो वो उन्होंने एक ऑफिस नोट बनाई आईबी को, और उनको बोला कि ये जो नंबर है, ये टेररिस्ट उसका यूज करने की पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या करो, उनको सर्वेलेंस पे रखो, हम्म। ताकि आपको उनका जो प्लान है, नेक्स्ट प्लानिंग की जानकारी ले। क्योंकि वो फोन से वो अपने हैंडलर से या हम्म। अपने बाकी सब से जो भी उनके कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, और उनसे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये सर्वेलेंस पे रखो। तो बाद में जब ये आईबी ने झूठ बताया कि हमने सर्वेलेंस पे रखने हमें भूल गए, लेकिन हाल में आईबी ने क्या किया, ये सर्वेलेंस पे रखे, हम्म। और जो उनकी इंफॉर्मेशन मिलती थी, हम्म। वो इंफॉर्मेशन वो अभी भारत के जो टेररिस्ट को दे रहे हैं। हम्म। इनको 5 दिन का जो वक्त मिला था, उसका फायदा लेके इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैरेलल अटैक का अरेंजमेंट किया। हम्म। क्योंकि इनको बोट का लोकेशन मिलता था, हम्म। उनके टेलीफोन जो थे उससे उनको उनका मिनट टू मिनट एक्टिविटीज का पता चलता था। तो उन्होंने इसका फायदा लेके एक पैरेलल अटैक करने का प्लानिंग किया, और अभिनव भारत और बाकी जो ब्राह्मणी संगठन है, उनके टेररिस्ट को हम्म। सीएसटी यानी हम्म। अपना वीटी स्टेशन, जो मेन स्टेशन, वहां कामा हॉस्पिटल और रंग भवन, हम्म। ये 3 जगह अपने अभिनव भारत के टेररिस्ट को वहां बिठाया। हम्म। और वो उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी, उनका जो टेलीफोन जो सर्वेलेंस पे थे, उससे उनको पता चलता था कि वो अपने जो एलिट कहाँ का है, वो कहाँ का वो अपना एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो जब भी उन्होंने इमीडिएटली, जब एलईटी के टेररिस्ट ने ताज ओबेरॉय उस एरिया में फायरिंग शुरू किया, हम्म। आईबी ने सिग्नल दे दिया अभिनव भारत के लोगों को कि तुम इधर शुरू करो, और बरोबर उससे सिंक्रोनाइज करते हुए इन्होंने समांतर अपना हमला इधर शुरू किया सीएसटी कामा रंग भवन में। उस वक्त हेमंत करकरे घर पे थे, उनको फोन करके किसी ने सीएसटी के पास बुला लिया, हम्म। और वो जब सीएसटी के पास आए, तो वहां केपी रघुवंशी नाम के जो एटीएस के एक्स प्रमुख थे, पहले प्रमुख थे, वो थे, उनको वहां खड़ा किया था उसी काम के लिए। हम्म। उन्होंने हेमंत करकरे को झूठा बता दिया कि वो इस लेन में, वहां टाइम्स ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है उसके बाजू में एक लेन है, उसे टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, उस लेन में वो लोग थे,
झूठा भर दिया और वो करकरे को भेज दिया। हम्म। और फिर करकरे वहां जाने के बाद वहां से आगे वही लेन रंगभवन लेन को जाके मिलती है। रंगभवन लेन में ये टेररिस्ट इनके जो थे, ब्राह्मणवादी संगठनों के टेररिस्ट वहां बैठे थे। इनकी गाड़ी जाते ही उन्होंने उन पर हमला किया और उनको जो भी वो गाड़ी में सबको मार डाला। हम्म। लेकिन करकरे ने बहुत अच्छे क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और हेलमेट पहनी थी। उनको बुलेट्स नहीं लगे। हम्म। तो ये कॉन्स्पिरेटर्स को शक था कि उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट अच्छी है हम्म। और वो उनको बुलेट नहीं लगेंगे। तो उन्होंने एक दूसरा अपना ऑफिसर वहां भेज दिया कि आप जाके देखो वो सचमुच मरे हैं या नहीं। हम्म। वो ऑफिसर ने वहां जाके इमीडिएटली देखा तो उनके बॉडी में एक भी बुलेट नहीं लगी थी और वो जिंदा थे। हम्म। इसलिए वो ऑफिसर ने अपने रिवॉल्वर से उनके कंधे से अंदर हम्म। उनको गोलियां मार दी हम्म। और उनको खत्म किया हम्म। अपने रिवॉल्वर से। तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट का जो रिपोर्ट आया है उसमें यही उन्होंने लिखा है कि करकरे के बॉडी में जो जो बुलेट्स मिले वो अजमल कसाब और इस्माइल इनके बुलेट से, इनके राइफल से नहीं उड़ाए गए थे। ये रिवॉल्वर के बुलेट से और वो उनको उनके कंधे से अंदर बॉडी में उनको मारे गए थे। हम्म। तो ये अपने जो जजमेंट है वो जजमेंट में भी ये स्पष्ट से लिखा है कि एक गोलियां उनकी थी। तो ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बता दिया कि जो एलईटी के जो टेररिस्ट आए थे वो 8 ही आए थे हम्म। और उनका काम सिर्फ ताज ओबेरॉय होटल और एक जू का एक सेंटर था नरीमन हाउस करके, उन हम्म। पर हमला करना इनका इतना ही काम था। उतना उन्होंने हमला किया। लेकिन उनको इधर का जो सीएसटी कमार और रंगभवन यहाँ का हमला उन्होंने किया ये दिखाना था। तो उन्होंने 8 के बजाय उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उनके 10 टेररिस्ट थे। हम्म। उसमें से 2 टेररिस्ट वहां से इधर आए और उन्होंने सीएसटी कामा रंग भवन हम्म। यहाँ हमला किया और करकरे को उन्होंने लोगों ने मारा। हम्म। ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। वही। लेकिन मैंने जो बुक में लिखा है कि ये सब रिकॉर्ड झूठ कैसा है, हम्म। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन पूरा है वो झूठ कैसा है और सच क्या है, ये बातें मैंने मेरे बुक में बताई है वही। विथ एविडेंस। वही। तो ये मेरे बुक का इन शॉर्ट जिस्ट। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया मुशरफ साहब। सवाल तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक दो बातें पूछनी जरूरी हैं। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि अब क्योंकि पीछे कुछ महीने पहले साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दिया गया, सो मालेगांव का जो केस जहां से ये कहानी शुरू हुई उसमें से उसका बरी हो जाना, और मोदी सरकार इस वक्त राज राज कर रही है, तो ले देकर के क्या उम्मीदें हैं इस केस में? क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कभी हो पाएगी, सच्चाई सामने आ सकेगी, हेमंत करके के हथियारों के शिनाख्त हो सकेगी, या जो उन्होंने इतना काम किया था उसके मुताबिक जो लोग उन्होंने जिनकी निशानदेही की थी उनको दोबारा कभी सजाएं हो सकेंगी इन मामलों में? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो अभी इसका अपील गवर्नमेंट ने तो अपील नहीं किया, हम्म। लेकिन जिनके रिलेटिव ब्लड रिलेशंस मारे गए हम्म। उनके 6 जो रिलेशंस हैं उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। हम्म। हम्म। अगर वो अपील की सुनवाई अच्छी तरह से हो और तो उसमें डेफिनेटली इनको सजा हो जाएगी। हम्म। क्यों? ये जो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस है वो बहुत ही पावरफुल एविडेंस है। राइट। राइट। मैंने जो आपको बताया कि कर करकरे ने लैपटॉप में से जो मीटिंग्स, अलग अलग मीटिंग्स है, उनके वीडियो और ऑडियो
रिकॉर्डिंग बरामद किए थे, और वो उनके ट्रांसक्रिप्ट, उनका उनका शब्दांकन करके वो भी उन्होंने कोर्ट के सामने भेजे हैं। तो मालेगांव 2008 के संबंध में 4 वीडियो उन्होंने कोर्ट में भेजे हैं और उनका शब्दांकन भी भेजा है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग इन्होंने खुद किया है, उनके खुद के लैपटॉप में मिला है, और उसका साइंटिफिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से उसका एनालिसिस भी हुआ है। तो वो पुख्ता एविडेंस है। अब वो एविडेंस को तो नकार नहीं सकते। इस मामले में इम्पोर्टेंट 4 मीटिंग्स हो गई सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट के बारे में। पहली मीटिंग हो गई अप्रैल 2008 में भोपाल में। उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी हाजिर थे, दयानंद पांडे थे, अपनी स्वाति प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, ऐसे काफी उसमें लोग हाजिर थे। वो मीटिंग में अपने भोपाल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि मालेगांव में ज्यादा मुस्लिम है, तो वहां अपने को ब्लास्ट करना है। तो ये ब्लास्ट करते आ ही रहे थे। तो अभी मालेगांव के ब्लास्ट के सामने पहली मीटिंग जो हो गई वो भोपाल में हो गई, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि मालेगांव में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम बहुल ये है, तो वहां हम ब्लास्ट करेंगे। उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित बोले कि मैं आरडीएक्स दूंगा इसमें के लिए, और प्रज्ञा ठाकुर बोले कि इसके 2 जो लोग लगेंगे वो मैं दूंगी। तो ये सब वो मीटिंग में रिकॉर्डेड है कि डिसाइड हुआ मालेगांव में ब्लास्ट करने का। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स देने का माना, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने लोग देने का ऑफर किया। उसके बाद दूसरी मीटिंग हो गई इंदौर में जून महीने में, जून 2008 में। उस मीटिंग में प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने 2 लोग के 2 लोग थे, एक रामचंद्र कलसंगरा और दूसरा संदीप डांगे, इनको लेके, और ये बोली कि लोग लगाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो ये मैं आपको देती हूँ, आप उनका यूज लीजिए। फिर तीसरी मीटिंग जुलाई में फिर वो इंदौर में ही हुई। राइट। उस मीटिंग में अपनी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने, वो जो दयानंद पांडे थे, उनको कंप्लेंट की कि मैंने मेरे लोग दिए हैं, लेकिन कर्नल पुरोहित ने अभी तक उनको आरडीएक्स नहीं दिया, तो आप उसे बता दो आरडीएक्स दे दो। फिर उसके बाद चौथी मीटिंग हो गई उज्जैन में। उज्जैन की मीटिंग में अपना लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित हैं, वो अपने एक साथीदार को साथ में लेके आए थे। उसे उन्होंने बताया कि तुम पुणे में जाके ये लोगों को आरडीएक्स दे दो। तो पुणे में जाके आरडीएक्स देने का उन्होंने उनको आदेश दे दिया, अपने साथीदार को। उसी मुताबिक अगस्त महीने के पहले हफ्ते में रामचंद्र कलसंगरा जो इसके, और संदीप डांगे, वो पुणे गए और उन्होंने आरडीएक्स ले लिया, और सितंबर में ये ब्लास्ट हो गया। तो ये 4 मीटिंग जो है, और 4 मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, उसके ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स और उसके शब्दांकन अभी कोर्ट के सामने चार्जशीट के साथ हैं। और ये मीटिंग्स का ये मीटिंग्स की जो रिकॉर्डिंग थे, वो रिकॉर्डिंग का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने एनालिसिस भी किया है, उनका भी रिपोर्ट है। तो इसी तरह की पूरा साइंटिफिक एविडेंस है। तो ये 4 मीटिंग इनको फांसी देने के लिए काफी है। लेकिन कोर्ट ने कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे उनको नकार दिया। उसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने 3-4 बार कोर्ट में जाके
ये माना, ये एडमिट किया कि मैंने मीटिंग अटेंड किए थे, लेकिन मैंने मीटिंग मेरे ऑफिशियल कैपेसिटी में अटेंड किए थे। हम्म। हम्म। इंटेलिजेंस कुछ कलेक्ट करना था, मैं आर्मी की इंटेलिजेंस में था, तो मैं जाके उस यानी उसने मान लिया कि मैंने मीटिंग अटेंड किए थे, हम्म। लेकिन ये उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में दिए, इसका कुछ प्रूफ वो दे नहीं सका। हम्म। हाँ, उसके जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने उनका जो ये क्लेम था उसको डिसमिस किया और बोले कि ये झूठ है, हमने इनको कुछ कौन सा भी ऐसा काम नहीं दिया था, और अगर उन्होंने मीटिंग अटेंड की भी होगी तो उसका रिपोर्ट उन्होंने हमको नहीं दिया है। राइट। और एक उन्होंने खुद कोर्ट के सामने माना है, तो ये भी प्रूफ है। हम्म। तो ऐसे कितने काफी प्रूफ हैं कि जिसके आधार पर इनको फांसी हो सकती है, लेकिन कोर्ट पर बहुत दबाव होगा। आजकल क्या है, इंडिया में सबसे बड़ा टेररिज्म चला है। हम्म। मैं सबसे बड़ा टेररिज्म इसलिए बोलता हूँ कि जिस टेररिज्म से हम्म। जुडिशरी डरती है, हम्म। वो सबसे बड़ा टेररिज्म होता है। राइट। आज इंडिया में वो टेररिज्म चला है। हम्म। तो वो टेररिज्म के वजह से एक कोई भी कोर्ट अपना सही फैसला नहीं दे रहे। राइट। राइट। हाँ, बहुत ही बहुत। कम लोग दे रहे हैं। हम्म। हाँ, आप कुछ बहुत। बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है मुशरफ साहब, पर आपसे बात करके अच्छा लगा। और कुछ उम्मीद भी मिली है। लेकिन वक्त की कमी है। मैं इससे आलमी बात शायद इस बार नहीं कर सकूंगा, लेकिन आने आने वाले दिनों में दोबारा भी हम बात करेंगे, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज हैं ये वाली। समझौता ब्लास्ट की यूनिवर्सिटी भी आ रही है। बट आखिर में फिर भी ब्रीफली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज हम 26/11 को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, हमें करके साहब के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे हम्म। आखिर में अपनी तरफ से? नहीं, देखो क्या है, इसके लिए पूरा प्रूफ मेरे किताब के जरिए या इसके जरिए हम्म। मैंने पूरा प्रूफ जनता के सामने रखा है। मैंने इस पर दो तीन किताबें लिखी हैं सिर्फ 26/11 पर। हम्म। एक तो हु किल कर करे, आपको पता है। हम्म। दूसरी एक वो किताब लिखी है 26/11 प्रूव व्हाई जुडिशरी ऑल्सो फेल्ड। हम्म। और तीसरी एक मराठी में किताब लिखी है, उसका हिंदी में भी हुआ है, कर करे को किसने और क्यों मारा। हम्म। छोटी किताब है। इस सभी बुक्स में मैंने 26/11 का पूरा सच जनता के सामने रखा है। लेकिन ये मीडिया और इंटेलिजेंस एजेंसी, ये पूरी तरह से ब्राह्मण्यवादी संगठनों ने काबिज की है। हम्म। तो इसलिए इसका जितना बोलबाला होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। तो मैं जनता को ये अपील करूंगा कि उन्होंने ये बुक्स पढ़ के या इंफॉर्मेशन लेकर के उसकी सच्चाई वो जान ले, हम्म। और वो सच्चाई का प्रचार वो करते रहे, सो कि जनता को पता चले कि ये ब्राह्मण्यवादी संगठन कितने खतरनाक हैं, हम्म। और ये पूरी जनता को और पूरे देश का कितना नुकसान कर रहे हैं, ये जनता को पता चलेगा। इतना ही मुझे कहना है। मुशीफ साहब, बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में दोबारा भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत बहुत ठीक है। मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।